यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल, जैसे कि आप सभी को विदित है, अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं जिनको नीड है। मीन्स थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी मैं यहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, जो जनरली लेक्चरर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो टफ से टफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उनकी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो, 4 to 5 मार्क्स में जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो लेंदी, ऐसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन जो डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं और थोड़ा सा रिमोल्ड करके दिए होते हैं, उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ। मीन्स जो भी एमसीक्यू हैं वो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या अभी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को ही कवर करने की, और डेरिवेशंस ज़्यादा यहाँ पे हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि तो डेरिवेशन के हम रिजल्ट पे देख रहे हैं और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, हर टाइप की क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इन क्वेश्चंस को तो करिए ही करिए। जब भी आप वीडियो को देखें तो प्लीज़ पहले कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करने की और अपना आंसर उसके बाद से वीडियो को आगे बढ़ा करके चेक करने की। यदि आपको नहीं आ पा रहा है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सॉल्यूशन भी उसका देखिएगा। तो उसके बाद से लास्ट में जो लेक्चर के लास्ट में जो क्वेश्चन, अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए या फिर एज ए प्रैक्टिस दिया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा, रेगुलर स्टडी कीजिएगा। जो रेगुलर स्टडी करेगा, समय देगा, उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन कितने एमसीक्यू किए हैं। आप और भी क्वेश्चन कीजिएगा। आज सर ज़्यादा बात न करते हुए हम डायरेक्ट एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से क्यों तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है एमसीजी, वो इसी के प्रिंसिपल पे बेस है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन मेन चीज़ समझाऊंगा। कोई रेक्टेंगुलर लूप है, सपोज PQRS, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस बार डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट न करते हुए एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो क्या होता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये कॉइल या रेक्टेंगुलर लूप जो है, रेक्टेंगुलर कॉइल कहें, अगर किसी एंगल थीटा पर रखी हो, ठीक है, वो थीटा क्या एंगल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। तो इस कॉइल में एक टॉर्क लगता है। सपोज पहले मैं आपको बताऊं, ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर लूप PQRS है, इसकी लेंथ L है सर, और इसका जो ब्रेड्थ है, ठीक है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई वो B है, ठीक है, विड्थ अगर हम कहें। तो ये कॉइल पर एक टॉर्क लगता है। यहाँ पे एक चीज मैंने थीटा मेंशन करी, आप थीटा को समझिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है सर, और जो n कैप है ये इस कॉइल का एरिया वेक्टर है। कॉइल का क्या है, एरिया वेक्टर। तो कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एरिया वेक्टर का यूनिट में वेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बीच का एंगल थीटा होता है। कॉइल कैसे रखी है वो नहीं होता है, कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर थीटा एंगल हो तो सर इसमें जो टॉर्क लगता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं सर, ये टाउ इक्वल टू होता है NIAB साइन ऑफ थीटा। ये कैसे आता है इस पे सर हम थोड़ा सा बात करेंगे, और क्या कॉइल है पहले उसको समझिएगा सर। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन में गलती कर देते। देखिए, ये जो कॉपी लेके आया हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ। मैग्नेटिज्म पे मैंने जो अपने स्वयं के नोट्स बनाए हुए थे, यदि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने ऐसे करके यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई थी सर। इसमें जो है जब मैंने अपने स्वयं के नोट्स बनाए थे तो मैंने ऐसे बनाया हुआ था, कोई डेरिवेशन नहीं किया है इस नोट्स पे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है और रिजल्ट के बेस पे उसके क्या केसेस बन सकते हैं वो ऐसे वो करे थे, पूरे नोट करा था। जो MCQ वगैरह होते थे क्वेश्चन में, वो अलग कॉपी में सॉल्व किया था। इसके बाद जैसे MCG आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो इसी के प्रिंसिपल पे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको कोई टॉपिक आता है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी लगातार 6-7 साल से टीचिंग कर रहा था एज ए PGT फिजिक्स, लेकिन उसके बाद भी मैंने इन सब चीज़ों को नोट करा बुक से, क्यों तो लिख करके हम उस चीज़ की थोड़ा सा और अच्छे से हमारी उसमें पकड़ हो जाती। तो आप भी नोट्स बनाइएगा, उससे एक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं।
यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे सोचेंगे कि मेरे को आ ही जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, नॉलेज आपको रहेगी। तो सर यहाँ पे आप देखिएगा ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखी है उसको जरा सा समझिए। मैग्नेटिक फील्ड सर उधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है। ये कॉइल ऐसे नहीं रखी है, पहली बात जो डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। अब मैंने ये मान लो ये कॉइल कुछ ऐसे रखी है सर, ये जो इसका व्यू आप देखेंगे ऐसे करके रखी है कॉइल, आप समझिए ऐसे नहीं रखी है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। तो पहली बात, अगर ये कॉइल है, कोई रेक्टेंगुलर एरिया है, लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होता है? क्षेत्रफल सदिश इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर और आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर, आप लोगों को ये पता है। अब ये जो थीटा होता है ना, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा में, ये आप इस पॉइंट को पकड़ लो। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, लेफ्ट टू राइट है, कॉइल ऐसे रखी है, यानी अगर मैं कह दूं इसका एक पन्ना कह दूं, मान लो ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो थीटा कितना है? तो सर यहाँ पे थीटा ऐसे मत सोच लेना उसके पैरेलल रखी है तो थीटा 0 है। थीटा जो है ना सर, मैग्नेटिक फील्ड B और जो लूप है इसके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा ना, ऐसे बाहर की ओर। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा कि तो एरिया वेक्टर ये और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात समझ लो, अगर कोई कॉइल सर किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी हो, ऐसे रखिए मान लीजिए पैरेलल, तो थीटा 0 मत कहिएगा, थीटा इसके एरिया वेक्टर जो बाहर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90। अगर कॉइल को, दूसरी बात, रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना होगा सर? 90 कभी नहीं होगा, ध्यान देना। मान लीजिए सर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से वहाँ को जा रहा है ऐसे, या मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये तो 90 पे पड़ा ना सामने, कॉइल 90 पे पड़ी, लेकिन थीटा क्या मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया के बीच का एंगल है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के या लूप के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो आप मत सोचना कि इसके परपेंडिकुलर, या यहाँ से समझो, ये यहाँ से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर जा रहा था सर, ऐसे, और ये ऐसे रखा है ये प्लेन, तो आप समझेंगे कि लूप क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है ना, तो थीटा आप कितना समझेंगे? 90? नहीं, इसका एरिया वेक्टर अगर हम यहाँ से देखें तो एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा ना, ये एरिया वेक्टर मान लिया मैंने सपोज, ठीक है, या ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर आ गया, 180 बन जाएगा। ये इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल देखना है, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। या ऐसे देखिए, अगर वो देखने पे भी डिपेंड कर रहा है ना कैसे हम देख रहे हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अब आपकी ओर आ रहा है, ऐसे इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये एरिया है, तो एंगल कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप में? मैग्नेटिक फील्ड और लूप में तो 90 होगा, लेकिन थीटा हम कौन सा लेते हैं? कह रहा हूँ इस NIAB साइन थीटा में ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा? आपकी ओर होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ओर है, ठीक है। तो थीटा कितना बना? 0। तो थीटा 0 कब बनता है? जब कॉइल प्लेस की जाती है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को तो आप परपेंडिकुलर रखेंगे, लेकिन थीटा कितना होगा? 0 की। तो थीटा जो एंगल है इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मीन्स नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है सर। इतना आप शायद समझ गए होंगे, तो थीटा पे कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पर। अब ये केस पे कैसे टॉर्क लगता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। टॉर्क लगता कब है किसी चीज़ पे? मान लीजिए कॉइल ऐसे रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इस पोर्शन पे करंट ऊपर जा रहा है, जरा सा आप समझिएगा। मैंने कॉइल कैसे रखी है आपको बता दिया, ऐसे रखी है कुछ, ये इस तरीके से समझ लो आप। ये वाले पोर्शन पे करंट ऊपर जा रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए। थोड़ी बहुत समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो आपका ऑलरेडी क्लियर होगा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो इस पोर्शन पे फोर्स कहाँ की ओर लगेगा? अंदर की ओर। यहाँ जो फोर्स लग रहा है मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, F क्रॉस, ये उधर फोर्स लगेगा ना। इस पोर्शन पे फोर्स देखिए सर, इस पोर्शन पे फोर्स, अब इस पे करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स हमारी ओर लग रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको ऑलरेडी पता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये करंट हो तो ये क्या हो दिखाता है? फोर्स।
करंट मैग्नेटिक फील्ड उधर है, फोर्स बाहर की ओर आ गया सर, एफ डॉट आ गया, समझ रहे हैं। अब उस पे चेक कर लीजिए जरा सा, वो कैसे करके रखा हुआ है। वो सर कुछ ऐसे है, देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये व्यू को समझिए, ये ऐसे कॉइल, करंट इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर है, फोर्स ऊपर सर, आया ना समझ में, ये इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है। अब इस वाले पे देखिए, इस पे तो करंट इधर था, ये ऐसे है इसका व्यू, मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स ऊपर। इस पे करंट इधर जा रहे हैं ना, ये करंट ऐसे घूम रहा है, ये इस पे नीचे, इस पे इधर, करंट इधर है सर, इधर की ओर, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखिए। करंट ऐसे, करंट देखिए ना ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड उधर, ये आप समझ रहे होंगे, ये करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स नीचे, तो सर फोर्स नीचे की ओर आ गया। मैंने आपको एक चीज बताई है, कोई भी अगर रेक्टेंगुलर लूप हो या क्लोज्ड लूप हो, कोई भी क्लोज्ड लूप को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, चाहे सर्कल को, चाहे रेक्टेंगुलर लूप को, चाहे आपका स्टार शेप्ड लूप हो, तो किसी भी अगर आप रेक्टेंगुलर लूप को या क्लोज्ड लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि तो हम उसको छोटे छोटे dl मान के चलते ना, और क्लोज्ड लूप के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा, जीरो। अरे f इक्वल टू, मैंने पिछले उसमें बताया था आपको, आई dl साइन थीटा, आई dl b साइन थीटा बोल सकते हैं ना, f को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं आई dl क्रॉस b, अगर छोटे से उसके लिए df है, छोटे से एलिमेंट dl के लिए df फोर्स है, पूरे के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे dl का, तो क्लोज लूप के लिए हमेशा इंटीग्रेशन dl जीरो होता है। तो आप ये याद रखिए, किसी भी क्लोज्ड अगर कोई भी लूप बन रहा है, जैसे ट्राइंगल है, एक क्लोज ट्राइंगल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उस पर नेट फोर्स बताओ, कहोगे हमेशा जीरो होगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नेट फोर्स कह रहा है हमेशा जीरो होगा, क्लोज लूप में, ध्यान रखिएगा। अब फोर्स तो जीरो हुआ, लेकिन टॉर्क कब पैदा होता है, टॉर्क के लिए समझिए, टॉर्क जो हमारा सर होता है, ये टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, चाहे ये F1 कह दूं, इसको F2 कह दूं, F1 इनटू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सर टॉर्क, कोई भी चीज कब घूमेगी जरा सोचिए, ये चीज है थोड़ा सा समझना। अगर मैं इस चीज पे एक फोर्स नीचे लगाऊं, एक फोर्स ऊपर लगाऊं सर, एक ऊपर से नीचे लगाऊं, एक नीचे से ऊपर लगाऊं, ये घूमेगी नहीं घूमेगी। ऐसी इन दो फोर्सेस के साथ साथ मैंने मान लीजिए एक फोर्स इधर भी लगा दिया, एक फोर्स इधर भी, ऐसे इसमें चार फोर्स लगा रहा हूं, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक लेफ्ट से इधर को, एक राइट से इधर को। ये कभी घूमेगा? कभी नहीं घूमेगा, एक ही जगह पर रहेगा। क्यों रहा? क्यों तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इसकी फोर्स की लाइन कहाँ बनी, लाइन मीन्स कहाँ की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर, इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऊपर की ओर, तो लाइन ऑफ फोर्स तो एक ही रही ना, नहीं घूमेगा। इसकी लाइन ऑफ फोर्स इधर, इसकी लाइन ऑफ फोर्स इधर, लाइन ऑफ फोर्स कॉमन हो गई। तो सर जब लाइन ऑफ फोर्स कॉमन होती तो कोई टॉर्क नहीं होता है, नहीं घूमेगी। चीज कब घूमेगी? जैसे आप दरवाजा है ना, दरवाजा घुमाते हैं, मुझे इस चीज को घुमाना है, अगर ऐसे घुमाए तो मैं इस हिस्से पे फोर्स उधर लगाऊंगा और इस हिस्से पे फोर्स इधर लगाऊंगा। ये जब इस पे फोर्स उधर लगाऊं, इस पे फोर्स इधर लगाऊं तो तब घूमेगा। ऐसे लगाऊं दोनों पे फोर्स, नहीं घूमेगा। इस पे फोर्स आपकी ओर लगाया तो लाइन ऑफ एक्शन आपकी ओर है, इस पे फोर्स अपनी ओर लगाया तो लाइन ऑफ एक्शन मेरी ओर है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए, जब अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन होती है तभी चीज घूमती है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको घुमाना है, ऐसे लगा दूं फोर्स, नहीं घूमेगा। ऐसे लगा दूं, खींच दूं ऊपर नीचे, नहीं घूमेगा। कब घूमेगा? इस हिस्से पर या तो आपकी ओर फोर्स लगाऊं, इस पे अपनी ओर, या इस पर अपनी ओर, इस पर आपकी ओर। ये देखिए आपकी ओर लगाया, इस पे अपनी ओर, ये समझ रहे, तब चीज घूमती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फोर्स इधर की ओर लगा, ये फोर्स इधर की ओर लगा, फोर्स बराबर लगेगा क्यों तो अरेंजमेंट एक जैसा है, इन दोनों पोर्शन की लेंथ भी समान है, मीन्स विड्थ समान है, बी भी। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स घुमाएगा क्या इसको? कभी नहीं घुमाएगा। कौन सा फोर्स घुमाएगा? ये देखो, ये फोर्स लग रहा है सर, मैंने बताया था बाहर की ओर, ये लग रहा है अंदर की ओर, ये फोर्स से कॉइल घूमेगी। तो आप शायद समझ गए होंगे कब कोई चीज घूमती है। ये तो टॉर्क जो निकलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस।
तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं पूरा तो सर रिजल्ट ये आता है। डेरिवेशन हम क्लास में कराते हैं, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा सर, थीटा जो है यहाँ पर, जो हमारा थीटा है, थीटा क्या चीज है इसको आपको समझना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप या कॉइल, जो भी करो, लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का विशेष ध्यान रखना, लूप और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, थीटा है। लूप ऑफ एरिया, लूप और एरिया के बीच का एंगल नहीं है। एरिया ऑफ द लूप, सॉरी, एरिया ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है। एरिया ऑफ द लूप नहीं, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। और एरिया वेक्टर कहां होता है? जैसे लूप रखा होगा उसके परपेंडिकुलर, या कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है इसको, एरिया वेक्टर ने कहे करके नॉर्मल टू द लूप, यानी कि एरिया वेक्टर ही हुआ, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एंगल होता है सर। समझ गए? अब यहां से स्पेशल केसेस देखिएगा सर, यहां लिख दे रहा हूं पहला, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है? या मैं इसको ऐसे लिखूं सर, इफ कॉइल इज प्लेस्ड, चलो ऐसे, थीटा 0 कब बनेगा? इफ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हो सर, तब थीटा कितना होगा? सर गलती से 90 मत कर देना, ये गलत है। थीटा 90 नहीं होगा, थीटा होगा सर इस केस में 0। समझिए, थीटा इस समय होगा 0 डिग्री। क्यों? तो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पहले भी समझा चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, कॉइल तो परपेंडिकुलर है ही ना, है, लेकिन थीटा किसके बीच में है? कॉइल और इसके बीच का नहीं एंगल, थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर के बीच का। एरिया वेक्टर भी तो उधर ही जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही जा रहा है, तो थीटा कितना होगा? 0। लेकिन कॉइल कैसे रखी है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये चीजें वहां कंफ्यूजन करती हैं और इसी से क्वेश्चन वहां ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। थीटा 0 तो सर टाउ बराबर NIAB साइन ऑफ थीटा है ना, तो साइन ऑफ 0 सर टाउ इक्वल टू 0, नो टॉर्क। टॉर्क नहीं लगा, नहीं घूमेगी। इसका मतलब व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन MCQ पूछ लेगा नेट फोर्स, देन देयर विल बी नो फोर्स एंड नो टॉर्क। फिर कहेगा फोर्स, नेट फोर्स 0 बट सम डेफिनेट टॉर्क, मीन्स फोर्स 0 हो गया, टॉर्क लगेगा कहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो? फिर एक में कहेगा टॉर्क लगेगा, फोर्स, टॉर्क 0 हो जाएगा, फोर्स लगेगा, ऐसा ऑप्शन बनेगा। इसका आंसर होगा बोथ टॉर्क एंड फोर्स 0। नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है, नेट फोर्स, और टॉर्क भी इस समय 0 होता है। ठीक, और कॉइल कैसे रखिए? परपेंडिकुलर। और थीटा 0 क्यों हुआ? सर मैं कह रहा हूं थीटा जो है एंगल है किस किस के बीच का? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, चाहे तो n कैप बोल दो। एरिया के वेक्टर, और एरिया वेक्टर कहां होता है? उसके परपेंडिकुलर। शायद अब आप समझ गए होंगे। दूसरा केस ले लेते हैं सर, थीटा 90 कब बनेगा? बताओ मुझे, थीटा 90 कब बनेगा? जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखी हो? पैरेलल। ये है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, कॉइल भी तो इधर ही है, एक पन्ना समझ लो ना, विड्थ को छोड़ दो। ये कॉइल भी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, कॉइल भी तो पैरेलल है। इस बार परपेंडिकुलर इसको कहेंगे ना, ये पैरेलल है, तो थीटा क्या है? 0 है क्या? कॉइल प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, थीटा क्या है सर? 90 के, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो कितना होगा एंगल? 90। तो 90 एंगल कब बनेगा? इफ कॉइल या लूप जो भी कहें इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा 90 होगा, थीटा 0 नहीं होगा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो सर टाउ बराबर हो जाएगा NIAB साइन ऑफ कितना? 90 हो जाएगा सर, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? NIAB हो जाएगा। समझ गए? साइन 91, तो टाउ कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। टाउ मीन्स टॉर्क। इस फॉर्मूले में आपको पता ही है n क्या होगा? इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या होगा? इसमें फ्लो होने वाली करंट,
ए क्या होगा इसका एरिया, अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर कुछ सर्कुलर है सपोज ऐसी कॉइल है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और साइन थीटा मैंने थीटा बता दिया, एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगा सर? जब कॉइल कैसे प्लेस करी थी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या परपेंडिकुलर? जब कॉइल प्लेस की थी सर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ध्यान रखना। ये इस समय क्या होता है, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के पैरेलल हो तो थीटा 90 होता है, मैक्सिमम टॉर्क लगता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैं आपको यही बता दूं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हिंदी में। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG में। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? अरे बहुत सिंपल सा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो किसी लूप या कॉइल के पैरेलल हो ताकि मैग्नेटिक फील्ड और उस लूप के एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 बने, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल या उस लूप में मैक्सिमम टॉर्क दे सके, उसको मैक्सिमम घुमाने का प्रयास कर सके सर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्यों? अब क्वेश्चन आता है गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्यों किया जाता है? फिर आ जाएगा नेट फोर्स को जीरो करने के लिए या कुछ ऐसे ऑप्शन, उसका सीधा टू मिनिमाइज द टॉर्क, टू मैक्सिमाइज द टॉर्क। तो क्या होगा? टू मैक्सिमाइज द टॉर्क, कि मैक्सिमम टॉर्क वहां पर प्रोड्यूस हो सके सर। ऐसे ही क्या हो जाए अगर थीटा 180 हो जाए, तीसरा आप समझ लीजिए यहीं से, यहां मैं लिख रहा हूं इफ थीटा 180, थीटा 180 का मतलब क्या होगा? थीटा 180 कब बनेगा? जब कॉइल क्या हो, प्लेस हो परपेंडिकुलर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अब आप समझिए मैग्नेटिक फील्ड मान लो उधर जा रहा है, हम ऐसे चेक कर रहे हैं, ये एंटी पैरेलल रखी है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर इधर को समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड उधर को है, तो इस समय भी कितना टॉर्क होगा सर? NIAB साइन 180, साइन 180 जीरो होता है तो नो टॉर्क। तो अब यहां से एक क्वेश्चन ये आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जब किसी रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड केवल इतना बोलेगा व्हेन ए रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन पहला ऑप्शन इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। फिर द टॉर्क मे और मे नॉट बी ऑन द कॉइल, कि उसमें कोई टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या और भी कोई कि टॉर्क डज नॉट वर्क मीन्स टॉर्क होता ही नहीं है ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा टॉर्क उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड पर रखा जाता है, कहा ना उसने कैसे रखा जाता है, थोड़ा कहा, तो टॉर्क हो भी सकता है ये NIAB और नहीं भी हो सकता है। क्या NIAB होगा? और भी तो वैल्यू होंगे, आप 0 और 180 के अलावा 30 डिग्री पे रख दो, आप इसका 30 डिग्री बना दीजिए ना थीटा को, ऐसे रख दो कुछ को, मैग्नेटिक फील्ड इधर है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपने कॉइल ऐसे रख दी कुछ, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बन गया सर, तो क्या हो जाएगा टॉर्क? NIAB साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा सर, साइन 30 1/2, तो टाउ इक्वल टू NIAB/2। तो आप इसको यहां से शायद मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। अब इसी को सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब आपको मैं यहां पर एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लूप हो, मैंने आपको बताया था अगर कोई लूप है, सपोज ये मैंने सर्कुलर लूप बताया था आपको, ये एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करते हैं। ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करते हैं? कोई भी लूप हो किसी भी शेप का, ये मैग्नेटिक। अच्छा यहीं पर एक और शेप कहने में एक और चीज बात आई, ये याद रखना सर, जो टॉर्क होगा वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है सर, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इतनों को अगर आप बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन टॉर्क जो होता है किसी भी लूप के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन शेप, जैसे मान लो आपने क्या करा, उसको अलग अलग कर दिया, शेप को घटा रहे बढ़ा रहे में, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मेरे कहने का मतलब यहां पर है, ठीक है।
अब इसके बाद से लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, एक बात का ध्यान रखना, एरिया पे जरूर डिपेंड करेगा, एरिया पे जरूर डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं। अब इसके बाद से देखिएगा सर, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब किसी वायर को एक स्क्वायर बनाया जाता है, एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, उसी वायर से एक सर्कल बनाया जाता है, सर्कुलर लूप बनाया जाता है, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इनका एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है, मैंने पिछले उसमें बताया था आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर इसमें करंट आई जा रही है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, अगर अच्छा इसका एरिया वेक्टर भी मैं आपको बताऊं, जब किसी लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट जाती है, क्लॉकवाइज ऐसे, तो सर इसका एरिया वेक्टर ये अंगूठा बताता है इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा। अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो अंगूठा कहाँ की ओर जा रहा है, अंदर की ओर ना, तो इसका एरिया वेक्टर सर अंदर की ओर होगा। अगर ये कोई लूप है, यहीं पर बता दे रहा हूं, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट तो बनेगा तो नॉर्थ पोल, इसका जो अब एरिया वेक्टर होगा सर, एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर सर ऐसे अंगुली घुमाइए बाहर की ओर होगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी वही होगी, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी, सेम इसका। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैंने आपको क्या बताया था, आई इंटू ए क्या है, ए वैसे एरिया है लेकिन एरिया वेक्टर के फॉर्म में। अगर इसमें एन टर्न्स हो किसी कॉइल में, तो सर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिख रहा हूं, ये एन आई ए हो जाता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ऐसे ही ये मैंने बता दिया एन आई ए मैग्नेटिक फॉर्म। अब मैं इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं सर। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टाउ वेक्टर इक्वल टू एन आई, एन स्केलर है, नंबर ऑफ टर्न्स है, आई स्केलर है, ए क्या है एरिया वेक्टर, बी ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी भी तो लिख सकता हूं ना, ए क्रॉस बी मीन्स टॉर्क क्या होगा, ए क्रॉस बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे हम बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब सर इस चीज को क्या कहते हैं, इतने को सर ये बोलते हैं ना एम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो टॉर्क को सर हम ऐसे भी लिखेंगे एम क्रॉस, ये एम आ गया इसके ऊपर क्रॉस बी, तो एम क्रॉस बी, ये भी हम टॉर्क को लिखेंगे। और टॉर्क सर यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पूरा खोल दूं तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो ये भी इसका फॉर्मूला आ गया किसके टर्म में, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर के टर्म में। अगर हम मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, अब सर इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अगर कोई बार मैग्नेट है, ये शायद अब आप इसको समझ ही गए होंगे, टॉर्क ये फॉर्मूले आप मेन जो मैंने बताए थे इनको आप नोट कर लीजिएगा, आपके ये कंसेप्ट शायद यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन, देखिएगा सर किस टाइप के क्वेश्चन इस पे हमसे पूछे जा सकते हैं। एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में बार मैग्नेट का बता दूं, ठीक है। इसको सपोज ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ को m कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ m, और इसका मीन ये डिस्टेंस 2l है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p वे पढ़ते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, प्लस माइनस होता है वहां पे। डाइपोल आपको पता ही है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू, 2l। तो ये क्या होता था, q इंटू 2l। तो यहाँ क्या होता है, m इक्वल टू m इंटू 2l, समझ गए। ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्या बोलेंगे इसको हम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये स्केलर फॉर्म में लिख दिया। अगर बार मैग्नेट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सर कौन सा वाला, NIA। तो आप उसको शायद समझ गए होंगे। अब देखिएगा सर, यहां पर जो क्वेश्चन मैंने एक ले लिया, यहां पर देखिए क्या है, अ करेंट लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक हो गया, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। अब देखिए सर इसका आंसर क्या है। अब आप एग्जाम में ये लिखने में लग जाएंगे, एरिया ए गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर, करंट आई भी दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, टाउ बराबर अगर आप इससे चले गए NIAB साइन थीटा, इतना आप सोचने लग गए, और N1 है तो IAB साइन थीटा, फिर थीटा है ना, इतना करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कभी भी ये लाइन दिख जाए सर, करंट लूप ऑफ एरिया इतना, करंट इतना, ठीक है, हेल्ड रखा गया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है सर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, परपेंडिकुलर रखा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बताया, तो सर थीटा 0 होगा ना इसमें,
थीटा 0 तो टाउ बराबर NIAB साइन 0, कोई वैल्यू नहीं रखनी, बराबर टॉर्क बराबर 0 इसका आंसर है। यानी कि कोई भी लूप अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ हो तो उस पर कोई भी टॉर्क आपका वर्क नहीं करेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ऐसे ही इसमें क्या हो सकता है, कभी इस क्वेश्चन में कह देगा लूप इज हेल्ड एट 30 डिग्री, फिर निकालना पड़ेगा NIAB साइन 30। जल्दी जल्दी तेज तेज कैलकुलेशन करो, स्पीड बढ़ाइए अपनी, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना मत भूलना अगर कभी ऐसे दिया हुआ हो, ठीक है? तो उसके हिसाब से फिर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कब लगेगा? 90 पर। अगर यही पर अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता है इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसी क्वेश्चन में होता है हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड सपोज, तो हम NIAB से उसको निकालते। ऑप्शन मैच करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर टॉर्क 0 नहीं होता। पैरेलल रखी होगी तो थीटा 0 मत कर देना जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में, थीटा 90 होगा। क्लियर? तो देखिएगा सर, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं एज ए प्रैक्टिस दे रहा हूँ। मैं इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, कि तो वीडियो लेंदी हो जाती है तो मेरे को अपलोड करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। मैं दुर्गम पे पोस्टेड हूँ, आप सबको पता है। तो देखिए, अ क्लोज्ड लूप PQRS कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक क्लोज लूप PQRS कह रहा है जिसमें करंट आई जा रहा है, कह रहा है, ठीक है? थोड़ा करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं इसमें। अच्छा, करंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, ठीक है? इफ द मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है, इफ द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन सेगमेंट PS SR एंड RQ, PS SR और RQ पर फोर्सेस F1 F2 और F3 हो, कह रहा है, एंड आर इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड सोन। प्लेन ऑफ पेपर पे हैं, जब आप उस पर देखेंगे कॉपी पे बनाएंगे तो ऐसे, और उनकी डायरेक्शन दिखाई गई है, कह रहा है प्लेन ऑफ पेपर पर ही है। सोन द फोर्स, फिर कहता है द फोर्स ऑन द सेगमेंट QP फोर्स पर कितना फोर्स लेगा, 4 ऑप्शन दिए। देखिए, टफ क्वेश्चन नहीं है, ये मत समझ लेना कि जितना F2 है उतना ही, क्यों तो F2 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जितना यहां लगेगा उतना ही ऊपर लगेगा। इस समय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें आप ध्यान से जब फिगर को देखेंगे ना, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, बताऊंगा नहीं। इसकी और इसका देखो जरा सही है। पहले तो आप इसको और इसको देखो, क्या दोनों की लेंथ बराबर है? नहीं है। अगर ये वाली, अगर ये थोड़ा नीचे को होता, ये कॉइल अगर ऐसे होती, देखो ये ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, मीन्स ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता, तो नेट फोर्स 0 हो जाता। और यहां जितना फोर्स लगता उतना ही वहां लगता। नीचे F2 लग रहा है तो ऊपर कितना लगता? -F2 लगता, -F2, नीचे प्लस ऊपर। तो ये तो वैसा फिगर है ही नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सोचिए बस। मीन्स ये और ये बराबर नहीं है, आप इस हिसाब से सोचिए, ठीक है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। इसी के नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉर्क पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।